फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो भूगोल की मैराथन है इसका पार्ट टू। ठीक है, हालांकि हम पहला पार्ट वन जो है हम पढ़ चुके हैं और ये वीडियो हमने अपलोड भी कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो है पार्ट टू, और इस पार्ट टू में हम 201 से लेकर हम 400 प्रश्नों तक उसको हम पढ़ने वाले हैं। और उसके माध्यम से जो पार्ट थ्री हमारा आएगा, पार्ट थ्री में हम 401 से लेकर 600 तक जो प्रश्न हैं उनको सभी को कवर करेंगे। तो ये जो मेन बात थी उसको हमने बता दिया है। अब हम इसी के हिसाब से जो है पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट टू में 201 से लेकर हम 400 प्रश्नों तक हम पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है इस वीडियो का, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यदि हम बेतवा नदी की हम बात करें तो बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, मैंने आपको बताया था चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये चार नदियां जो हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केन नदी एवं सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? जो केन नदी है, यदि हम केन नदी की बात करें और सिंध नदी, जैसे मैंने बताया कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो सिंध नदी एवं केन नदी ये दोनों की दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इनसे मैंने ऐसे ही प्रश्न नहीं लिए, एक प्रश्न जो है इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। तो वहाँ आपको जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में दीजिए यमुना की, गोदावरी की, नर्मदा की, ताप्ती की। इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए जाएंगे। यदि आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यमुना का पुराना नाम है? यमुना नदी जो है, यदि हम इसकी बात करें तो कालिंदी नदी के नाम से यमुना नदी को जाना जाता है। इसको पुराना नाम जो है कालिंदी नदी इसको पहले कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे यमुना के नाम से जानते हैं। टोंस नदी सहायक नदी है? जो टोंस नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समझते हैं इसको। इंद्रावती नदी सहायक नदी, जो इंद्रावती है यदि हम इसकी बात करें तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और उसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। और मैं आपको ये प्रश्न और बता दूं, इंद्रावती एक नेशनल पार्क भी है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो आप उसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंजरा नदी किसकी सहायक नदी? जो मंजरा नदी है इसकी यदि बात करें तो गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभी तो हम सहायक नदियों से पढ़ेंगे, आगे हम और भी तरह के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और पैनगंगा, प्रणहिता किसकी सहायक नदी है? तो पैनगंगा या प्रणहिता की हम बात करें तो पैनगंगा और प्रणहिता किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो पैनगंगा और प्रणहिता और इंद्रावती ये तीनों की तीनों नदियां जो है वो गोदावरी की सहायक नदियों के नाम से जानी जाती हैं। और गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की बहुत ही प्रमुख नदी है। और मैं आपको बता दूं, जैसे गोदावरी नदी जो है इसको कहते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कभी कभार दक्षिण भारत ना देकर एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, तो मतलब उत्तर तो एक ही है गोदावरी नदी, लेकिन प्रश्न तो बदल जाता है, तो आप उसे भी याद रखें। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तुंगभद्रा नदी, जो तुंगभद्रा है ये किसकी नदी है? एक कृष्णा की सहायक नदी है। और आपने यदि हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, और वहाँ पर एक दोआब क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर जो दोआब के चक्कर में बहमनी एवं जो विजयनगर साम्राज्य है उसके बीच हमेशा युद्ध रहता है। तो यही तुंगभद्रा नदी है, इसी के कारण जो है वहाँ पर उनके बीच जो है आपस में लड़ाई होती रहती है। तो ये जो बात थी मैंने आपको बताया। मैं चाहता हूँ कि जो भी किसी भी प्रश्न से रिलेटेड बात हो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके माध्यम से आपका जो है बेसिक एवं कॉन्फिडेंस दोनों ही विकसित होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। भीमा नदी किसकी सहायक नदी? भीमा नदी की अगर आपसे पूछा जाए तो कृष्णा की ही सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी और कोयना नदी ये तीनों की तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और
कोयना पर एक बांध भी है जिसके बारे में हम बात कर लें तो कोयना पर एक बांध है, कोयना बांध, कोयना के नाम से ही जाना जाता है। कोयना बांध कोयना नदी पर ही स्थित है। और एक अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोयना बांध जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपका प्रश्न बदल जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध, और कोयना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घाट प्रवाह माल प्रवाह किसकी राय नदी। तो ये इन प्रश्नों को जो है हम इसीलिए कोई भी प्रश्न आपने देखा होगा कि मैं बहुत ही डीपली लेकर चैप्टर जाता हूँ, जिससे कि आपके प्रश्न कोई भी प्रश्न ना छूटे। और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपने जब भूगोल की मैराथन की जब ये तीनों वीडियो आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी भूगोल के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी इस वीडियो में मैंने ऐड किए हैं। और इसके बाद भी हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। और यदि आप इस वीडियो मतलब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जैसे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है आपको तो इस वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो घाट प्रवाह माल प्रवाह नदी सहायक नदियाँ हैं, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ाकर जिसे बराकर भी कहते हैं, बड़ाकर भी कहा जाता है, तो बराकर नदी किसी सहायक नदी है। बराकर नदी जो है यदि हम इसकी बात करें तो इस पर चिलैया बांध है, और चिलैया बांध और एक बांध और पड़ता है तो हाँ चिलैया बांध और मैदान बांध। तो चिलैया बांध और मैदान बांध जो है वो बड़ाकर नदी पर ही पड़ते हैं, जिन्हें हम आगे भी पढ़ेंगे। जब बांध वाले प्रश्नों को हमने भी मतलब ऐड किया तो उनको भी हम पढ़ेंगे। मैंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ा है जो आप जैसे नदियों से भी नहीं छोड़े, और जो बांध वाले हैं एवं आगे कई तरह टाइप के प्रश्न मैंने लिए हैं, जिनको जब आप सभी लगा लेंगे तो आपका भूगोल बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। यदि आपने कहीं भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखी तो आपने यदि इन तीनों वीडियो को लगा लिया तो आपके सभी प्रश्न जो हैं वो आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। तो बड़ाकर नदी किसकी सहायक नदी है, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, और इस पर दो बांध बने हुए हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि मैथान बांध और चिलैया बांध, ये दो बांध जो हैं वो बड़ाकर नदी पर ही बने हुए हैं। और नेक्स्ट है जैसे दामोदर नदी, अब मैं आपको यहाँ पर भी बता दूँ, दामोदर नदी पर एक बांध है जिसका नाम है पंचेत बांध, तो वो दामोदर नदी पर ही बना हुआ है। और वो तीनों बांध जैसे कि मैथान बांध, चिलैया बांध और पंचेत बांध, ये तीनों के दोनों झारखंड में ही स्थित हैं। जोंक नदी सहायक नदी है, तो जोंक नदी की यदि हम बात करें तो जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। और महानदी की एक सहायक नदी और है तेल नदी, तो हाँ जो नेक्स्ट प्रश्न में यही है, तो तेल नदी सहायक नदी है महानदी की, और जोंक तेल नदी और जोंक नदी दोनों के दोनों महानदी की ही सहायक नदी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। यदि यहाँ से पूछा है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। और क्योंकि ये धार्मिक मान्यता के आधार पर भी जाना जाता है। और लेकिन मैं आपको और प्रश्न बता दूँ, जैसे दक्षिण की गंगा अगर आपसे पूछा है दक्षिण की गंगा केवल, तो आपका उत्तर होना चाहिए गोदावरी नदी। और बृहद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी गोदावरी नदी ही उत्तर होगी। लेकिन आपसे जब जोड़ दिया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, तो हमेशा उत्तर आप यही देंगे कावेरी नदी को। यदि आप कावेरी नदी की जगह पर गोदावरी नदी लगा है तो आपका प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए दक्षिण भारत की गंगा जब आपसे पूछेगा तो कावेरी नदी ही आपका सही उत्तर होगी, जो कि कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। और कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। और इसके बाद जो है कर्नाटक में बहती है, फिर जो है कर्नाटक के बाद तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में बहती है, तमिलनाडु में जाती है, उसके बाद ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृष्णा का उद्गम स्थल है, जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम स्थल है, तो कृष्णा का महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाबलेश्वर इसका उद्गम स्थल है, और यहीं से निकलती है कृष्णा नदी। और इन नदियों पे जो है कई बांध हैं, जो कि ये नदियाँ जो हैं, नदियों से सबसे अधिक प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले इनसे पूछा जाता है कि इनका उद्गम स्थल कहाँ है, फिर पूछा जाता है कि इनकी सहायक नदी कौन सी है, फिर पूछा जाता है कि इन पर बांध कौन सा है, फिर ये पूछा जाता है कि ये नदी कहाँ कहाँ से बहती है। और मतलब इनसे देखा जाए तो सबसे अधिक अगर देखा जाए प्रश्न, तो सबसे अधिक नदियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि नदियों से रिलेटेड कई तरह के टॉपिक बन जाते हैं कि ये बांध कौन सी नदी पर है, ये नदी का उद्गम कहाँ है, इस नदी पे एक बांध जो बना है ये कौन से राज्य में है,
और इसके सहायक नदियाँ, तो इस प्रकार से इनसे कई तरह के टॉपिक बन जाते हैं। तो अब हम आगे देख रहे हैं। तो हमारा प्रश्न है, जैसे अभी मैंने बताया भी था कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कावेरी नदी का जब उद्गम स्थल आपसे पूछा जाए, हालांकि मैंने अभी आपको बताया भी था, तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला है, कर्नाटक में कुर्ग जिला पड़ता है, उसी के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही निकलती है कावेरी नदी और यही इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट हमारा, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील पूछा जाए तो भी आप चिल्का झील ही देंगे। मैं आपको कई सारे प्रश्न बता देता हूँ। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील तो भी चिल्का झील, और ये स्थित कहाँ है, तो उड़ीसा में। हालांकि नेक्स्ट प्रश्न है ये, तो प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या पूछा जाए तो चिल्का झील है, ठीक है। और ऊपर तो लिखा ही है कि उड़ीसा में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील पूछा जाए तो भी चिल्का झील, और ये कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो भी चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील अगर आपसे बोलिए, क्योंकि लैगून क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। आधा बंद ताजे पानी का वह क्षेत्र जहाँ जैसे मैं आपको एक फिगर से समझा, जैसे ये क्षेत्र मतलब हल्का अपना भारत है, ठीक है। तो ये लैगून झील जो है बिल्कुल उड़ीसा के किनारे पर है, ठीक है, समुद्र तट से बिल्कुल किनारे पर है। तो ये समुद्र का थोड़ा बहुत पानी आता भी रहता है और ये ताजे से मतलब ताजे जल में मिलता रहता है। तो इसीलिए ये जो समुद्र का जल इसमें मिलता रहता है, इसी कारण एक खारे पानी की झील बन गई है। तो इसीलिए कहा जाता है जो जो झील जो है समुद्र तट के बिल्कुल किनारे होती है और उसमें समुद्र का जल आता रहता है, लेकिन ये जो है झील एक अलग रूप में एक विकसित हो जाती हैं, तो उन्हें ही लैगून झील के नाम से जाना जाता है। और लैगून झीलें अधिकतर वो होती हैं जो समुद्र के किनारे होती हैं। जो भी झीलें समुद्र के किनारे होती हैं उन्हें लैगून झील के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं तो केरल है, केरल राज्य में दो झीलें पड़ती हैं, एक का नाम है अष्टमुडी और एक का नाम है वेम्बनाड। तो वेम्बनाड एवं अष्टमुडी ये दोनों की दोनों पड़ती हैं केरल में, ठीक है। तो केरल में पड़ती हैं और दोनों ही झीलें लैगून झीलों के नाम से जानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों समुद्र के किनारे पड़ती हैं। और एक मैं और बता दूंगा आपको, एक है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है। तो पुलिकट झील जब आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है तो इसीलिए ये भी एक लैगून झील के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे ही पड़ती है। तो जो भी झीलें, मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, जो भी झीलें समुद्र के किनारे पड़ती हैं, जब आप भारत का मैप में इनकी लोकेशन देखेंगे तो इनका जो है लोकेशन बिल्कुल समुद्र के किनारे है, ठीक है। तो समुद्र के किनारे होने के कारण ही इन्हें लैगून के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। और जो यदि बात करें जो समुद्र के जैसे कि समुद्र के अंदर नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो अंदर पड़ती हैं जैसे हमारे भारत के क्षेत्रफल के अंदर पड़ती हैं, तो वो अधिकतर जो है मीठे पानी की भी होती हैं। और जैसे जो एक पड़ती है सांबर झील जो कि राजस्थान में। तो हालांकि खारे पानी की भी झीलें हमारे भारत में पड़ती हैं, लेकिन अधिकतर झीलें जो हैं वो मीठे पानी की ही होती हैं। जो यदि हम बात करें तो जैसे पड़ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जब ग्लेशियर, क्योंकि हिमालय से जम्मू कश्मीर जो है वो हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से जो भी झीलें निकलती हैं वो सभी मीठे पानी की हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हिमालय है वो बर्फ़ का हिस्सा है, तो बर्फ़ तो पानी का ही हिस्सा होता है और वो मीठे पानी का हिस्सा है। इसीलिए वहाँ से जैसे बुलर झील निकलती है, डल झील निकलती है, शेषनाग, बैरीनाग ने कौन कौन से नाग वाली झीलें निकलती हैं, तो वो सभी के सभी मीठे पानी की झीलों के नाम से जानी जाती हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो भी चिल्का झील, और लैगून झील तो आप समझ चुके होंगे कि लैगून झील जो कि समुद्र के किनारे बिल्कुल होती हैं, लैगून झील के नाम से जानते हैं। और एक मैं बता दूं आपको, जैसे केरल है, केरल में दो झीलें पड़ती हैं, एक वेम्बनाड और एक अष्टमुडी। तो केरल में जो वेम्बनाड झील है और अष्टमुडी है, केरल की जो लैगून झीलें होती हैं उन्हें हम कयाल के नाम से जानते हैं। कयाल मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो केरल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, केरल की लैगूनों, ठीक है, लैगून झीलें होती हैं जो केरल की, उन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं है अभी कि कौन से एग्जाम में पूछा गया, लेकिन ये एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केरल के लैगून झीलों को कयाल के नाम से जानते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील तो हो जाती है बुलर झील। और ये कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में। मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश जो भी हिमालय जिन राज्यों में पड़ता है उन राज्यों से जो भी झीलें निकलती हैं वो सभी के सभी मीठे पानी की झील ही पाई जाती हैं। तो इसीलिए बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के नाम से जानी जाती है। तो आप अपने दिमाग में भी आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जब आप जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो है वो हिमालय से बिल्कुल हिमालय में ही जम्मू कश्मीर राज्य पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ से जितनी भी झीलें या नदियाँ निकलती हैं वो सभी मीठे पानी की होती हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील है। और जहाँ पर सतलज नदी निकलती है और नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सतलज नदी और ब्यास नदी जहाँ पर ये मिलती हैं वहीं पर बनता है गोविंद सागर झील। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। यदि आपसे पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो है कुंचकल जलप्रपात जो कि बारही नदी पर स्थित है, और ये 455 मीटर ऊंचा जलप्रपात है और एक कर्नाटक में स्थित है। तो आप चारों बातें ही याद रखें। सबसे पहली बात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाएगा आपसे तो आप देंगे कुंचकल जलप्रपात। ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। और कौन सी नदी पर है? तो बारही नदी पर। और कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक। तो कितने प्रश्न बनेंगे? 4। तो आप चारों प्रश्नों को एक साथ याद रखें। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचकल, 455 मीटर ऊंचा, बारही नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। और केरल के लेगुनों को तो कयाल कहते हैं, वो तो मैंने आपको बताई दी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। और ये कितना मीटर ऊंचा है? तो 255 मीटर ऊंचा। और कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो सबसे ऊंचे जलप्रपात हैं वो दोनों कर्नाटक में ही है। जोंग जलप्रपात जो कि दूसरा सबसे ऊंचा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा के रूप में जाना जा सकता है। और कुंचकल जो कि बारही नदी पर पड़ता है और एक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको एक प्रश्न और बता दूं, जो जोंग जलप्रपात है इसके 2 नाम और हैं। जोंग को कहते हैं गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो दोनों नाम आप याद रखें। जोंग को केवल जोंग के नाम से ही नहीं पूछा जाता है, इसको गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी पूछा जाता है और उसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो आप उन दोनों को नामों को भी याद रखें, गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी या फिर जोंग जलप्रपात, इसके 3 नाम हैं। और ये शरावती नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट कहाँ पर है? तो इसी की बात हो रही है, क्योंकि जो भी जलप्रपात होते हैं उनसे जल विद्युत मतलब विद्युत का भी कार्य किया जाता है। तो इसलिए महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, इसी की बात हो रही है। और ये शरावती नदी पर स्थित है। बाकी बातें आपको मैंने बताई ही दी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? ये शिव समुद्रम की बात हो रही है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात की हम बात करें तो एक कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर स्थित है और एक कर्नाटक में है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। अभी पहले हम बात भी कर चुके हैं, अब ये प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिल गया है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। और कितनी लंबी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट हमारा डल झील कहाँ पर स्थित है? जो डल झील है, यदि हम इसकी बात करें तो डल झील जम्मू कश्मीर यूटी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप सोच चुके होंगे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डल झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरी नाग झील किस राज्य में है? तो बैरी नाग झील जो है ये स्थित है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बैरी नाग। और जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं जैसे बैरी नाग, शेषनाग, अनंतनाग और कई नाग वाली झीलें हैं, तो एक नागिन झील भी है। तो जिसमें नाग या नागिन लगा हो तो आप आँख मीच कर जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लगा सकते हैं। अंचार झील स्थित है। अंचार झील शायद किसी एसएससी के कौन से एग्जाम में पूछा गया था
तो अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और इस बैरीनाग और शेषनाग अनंतनाग ये नहीं पूछी जाती, इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि इनमें नाग लगा हुआ तो बच्चे जो है ट्रिक लगा लेते हैं और जो है एग्जामिनर इसीलिए इनको नहीं। लेकिन अंचार झील में कोई ट्रिक भी नहीं लगा सकते, तो इसलिए जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे अंचार है, अंचार को आप जो अंक की बिंदी है वो हटा दें, अब रह गया अचार। अचार हम किससे खाते हैं? तो मुंह से। मुंह कहाँ लगा हुआ है? तो आप इसको मुंह को पढ़ेंगे तो मुंह। अचार हम किससे खाते हैं? तो मुंह से। अचार हम किससे खाते हैं? तो मुंह से। तो आप इसके ट्रिक लगा सकते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील अगर आपसे पूछा जाए तो वेम्बनाड। वेम्बनाड जो कि भारत की सबसे लंबी झील है और कहाँ स्थित है? तो केरल में ये स्थित है। और ये एक लैगून झील है जो कि हम पहले भी बात कर चुके थे। पेरियार झील एवं अष्टमुडी झील कहाँ है? तो पेरियार झील और अष्टमुडी झील एक कहाँ स्थित है? तो केरल में। अब इनके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो पेरियार झील है ये है मीठी झील, मीठे पानी की झील, ठीक है। और अष्टमुडी ये है लैगून झील। लैगून तो आप समझते ही होंगे। तो पेरियार झील ये मीठी पानी की झील है और अष्टमुडी जो कि ये लैगून झील है अर्थात खारे पानी की झील है। और एक केरल में दोनों की दोनों स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शेषनाग एवं अनंतनाग झील स्थित है। जो शेषनाग झील है एवं अनंतनाग दोनों जम्मू कश्मीर यूटी में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? ये पुलिकट झील की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसकी ट्रिक लगाते हैं। पुलिकट जो है पुल अगर इसको हम करेंगे तो पुल कट मतलब पुल कट गया जब आधा हो गया। जब पुल कट गया तो ये आधा हो गया, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो क्या होगा? आधा से बना आंध्र प्रदेश, ठीक है। और जब पुल कट गया तो हम किसी से मिलने भी नहीं जाते। और मिलना वर्ड किसमें छुपा है? तमिलनाडु में। तो इसकी आप ट्रिक लगा कर भी इसको याद कर सकते हैं। पुली कट, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे पुली कट को। तो पुली मतलब पुल और कट में कट गया, तो पुल जब कट गया तो आधा इधर हो गया आधा इधर। तो कट गया तो आधा 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 हो गया, आधा आंध्र प्रदेश। और जब कट गया तो हम मिलने भी नहीं जाते किसी से, तो इसलिए मिलना वर्ड छुपा है तमिलनाडु में। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और इसी पर स्थित है जो आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो नीचे लिखा हुआ है। तो श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये पुलिकट झील पर ही स्थित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो है मिसाइलें मतलब इनका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सात ताल, नैनीताल, देवताल, खुरपाताल, भीमताल। ये जहाँ पर भी ताल वर्ड छुपा है, ताल, खुरपाताल, भीमताल, ये जहाँ पर भी ताल वर्ड छुपा है वो आँख नीचे आप उत्तराखंड लगा देना और आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे फीडबैक दें, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो मुझे फीडबैक मिलता है कि हाँ वीडियो जो है वो अच्छी बनी थी या बेकार। तो आप जो है फीडबैक को कमेंट में ज़रूर मतलब दें, जिससे मुझे पता लगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी इनलैंड अंतर्स्थलीय खारे पानी की झील है। जो सांभर झील है यदि हम इसकी बात करें, क्योंकि राजस्थान जो है वो एक मरुस्थलीय राज्य है, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी मरुस्थलीय राज्य होते हैं वहाँ पर मतलब बहुत ही कम बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो है जहाँ पर मरुस्थल वाले राज्य होते हैं वहाँ पर खारे पानी की झीलें ही अधिकतर पाई जाती हैं। और जहाँ पर हिमालय जैसे मतलब हिमालय जैसा पाया जाता है, जैसे हिमालय में बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ से हमारे राज्य पड़ते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो इस प्रकार के जो राज्य हैं वहाँ से जो भी झीलें व नदियाँ निकलती हैं वो सभी मीठे पानी की झीलें एवं नदियाँ निकलती हैं। तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी इनलैंड अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी इनलैंड या अंतःस्थलीय खारे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर राजस्थान होगा और नाम क्या है? तो सांभर झील। पुष्कर झील स्थित है। तो पुष्कर झील मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। पुष्कर झील की एक ट्रिक ये है, जैसे पुष का अर्थ होता है, जैसे मैं लिख देना पुष, ठीक है। पुष का अर्थ होता है धक्का।
ठीक है। जब आप किसी को धक्का मारते हैं, जब आप किसी को धक्का मारते हैं तो उसका, जैसे आपने इसको धक्का मारा तो इसका स्थान जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका स्थान जो है बदल जाएगा। तो इसके लिए पुश से बना पुष्कर, और जब हम धक्का मारते हैं तो यहाँ से इस चीज़ का स्थान जो है वो यहाँ पर आएगा, अर्थात स्थान बदल जाएगा। तो स्थान वर्ड कौन से राज्य में पड़ता है? एक ही राज्य है हमारे भारत में, राजस्थान। तो इसलिए आप इसको ट्रिक लगाते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो उसका स्थान जो है बदल जाता है। और यहाँ पर एक पुष्कर मेला भी लगता है राजस्थान में, पुष्कर मेला, तो आप उसे भी याद कर सकते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है और पुष्कर झील भी राजस्थान में ही स्थित है। तो दोनों को एक ही ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो पुष्कर झील या पुष्कर मेला दोनों के दोनों राजस्थान में ही स्थित है। जयसमंद एवं राजसमंद झीलें स्थित हैं, तो जयसमंद एवं राजसमंद झीलें जो हैं वो राजस्थान में ही स्थित हैं। और नेक्स्ट है हमारा डीडवाना एवं पिछोला। जो डीडवाना एवं पिछोला झीलें हैं ये दोनों के दोनों ये भी राजस्थान में ही स्थित हैं। और आगे हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निजाम सागर एवं हुसैन सागर। जो निजाम सागर झील है एवं हुसैन सागर झील है ये कहाँ स्थित है? तो दोनों के दोनों जैसे कि यदि बात करें तो तेलंगाना जो कि हैदराबाद का अंग था पहले, तो हैदराबाद जो कि निजामों का पहले था, तो हैदराबाद वर्तमान में जो है अब वो आ गया है तेलंगाना में। तो हैदराबाद में पहले निजाम रहते थे, तो वहाँ से याद करते हैं कि निजाम रहते थे तो निजाम सागर। और हुसैन, तो निजाम हुसैन एक जैसे ही वर्ड हैं, तो आप इनको एक तरीके से समझ सकते हैं। तो निजाम सागर और हुसैन सागर झीलें कहाँ स्थित हैं? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील की यदि हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोमत ताल, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके थे। तो गोमत ताल को फुलर झील के नाम से भी जाना जाता है, फुलर झील, और यहीं से निकलती है गोमती नदी जो कि पीलीभीत में स्थित है। तो गोमत ताल या फुलर झील पीलीभीत में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश, पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक की यदि बात करें तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर में इसी लोकटक झील पर एक केबुल लामजाओ नाम का एक राष्ट्रीय पार्क है स्थित है। और उसकी एक विशेषता है, वो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि नेक्स्ट प्रश्न भी हमने लिया है। किस झील के किनारे भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस झील के किनारे भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? तो लोकटक झील के किनारे। और लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार की यदि हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, और कहा जाता है कि लोनार झील जो है यहाँ पर उल्का पिंड के गिरने के कारण इस झील का निर्माण हुआ था। तो इसीलिए लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन सागर बांध जो है बना है। जो नागार्जुन सागर बांध है ये कहाँ बना हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के बॉर्डर पर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों में पड़ता है, और कृष्णा नदी पर ये पड़ता है। तो नागार्जुन सागर बांध पहले जो आंध्र प्रदेश था, तो तेलंगाना पहले जब 2014 से 2 जून 2014, इससे पहले जो था तेलंगाना था ही नहीं, तो तेलंगाना का निर्माण हुआ था। तो आंध्र प्रदेश पहले पूरा राज्य एक ही था, तो उस समय जो है नागार्जुन सागर बांध केवल आंध्र प्रदेश में ही आता था। लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो इसकी बाउंड्री क्षेत्र बन जाता है। नागार्जुन सागर बांध जो है वहीं से आंध्र प्रदेश की सीमा बन जाती है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर बांध जो है स्थित है, और एक कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू झील। चोलामू झील की यदि बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है, और भारत की सबसे ऊंची झील के नाम से ये जानी जाती है। तो भारत की सबसे ऊंची झील तो चोलामू झील। भारत की सबसे खारी झील तो हो जाती है चिल्का झील। भारत की सबसे मीठी झील तो हो जाती है बुलर झील। तो आप तीनों को ही याद कर सकते हैं। और भारत की सबसे लंबी झील तो हो जाती है वेम्बनाड, जो कि केरल में स्थित है। और इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे ऊंची हो गई। और कोडाई कैनाल झील किस राज्य में स्थित है? तो कोडाई कैनाल की यदि हम बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कोडाई कैनाल, जो कि टूरिस्ट प्लेस भी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यदि हम बात करें भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी।
मुख्य भूमि की यहाँ पर बात हो रही है, मुख्य भूमि। और यदि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु डायरेक्ट आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर उत्तर बदल जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का, जैसे ये है भारत की मुख्य भूमि, ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु यहाँ पर होगा और यहाँ पर स्थित है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ही पड़ता है कन्याकुमारी, जिसे हम केव कामोरिन के नाम से भी जानते हैं, और ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। और अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछे तो हो जाता कन्याकुमारी। भारत के किस राज्य में मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है? तो केरल राज्य में सबसे पहली वर्षा होती है 1 जून को, 1 जून, ठीक है। तो सबसे पहले वर्षा केरल को ही प्राप्त होती है। इलायची की पहाड़ी जिसे हम कार्डोमम पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, तो इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। और जो कार्डोमम पहाड़ियाँ, ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी हैं, ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी। आप भावनाओं को समझ लेना, मैंने ऐसे लिख दिया तो टेढ़ा मेढ़ा लिख गया। तो भारत की सबसे दक्षिणी जो इलायची की पहाड़ी है, ये कार्डोमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और केरल में स्थित है। और भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी के नाम से कार्डोमम पहाड़ियों को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्नों को समझ लेते हैं। पूरे भारत में कितने क्षेत्र पर मैदानी विस्तार है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जैसे टोटल 100% क्षेत्रफल, 100%, ठीक है, तो उन्हीं में से इनको बांटा गया है। 100% में से 43% जो है इस पर होता है, ये है मैदानी विस्तार, जिस पर जो है खेती होती है, मतलब। और इसके बाद 29.3% जो है इनमें पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, और 27.7% जो है ये हमारे भारत में यहाँ पर पठार पाए जाते हैं। तो तीनों प्रश्नों को ही आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत के क्षेत्रफल में क्या है। नेक्स्ट प्रश्न को समझ लेते हैं। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे भारत का पूर्वी तट है, इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, कोरोमंडल। और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और इसके 2-3 तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं आपको सभी बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा है कि पूर्वी तट को किस नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल। आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु का जो तट है उसको किसके नाम से जाना जाता है, तो भी कोरोमंडल। आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश का जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है, तो भी कोरोमंडल। आपको केवल जहाँ पर लगे कि ये तमिलनाडु के आसपास की बात हो रही है, तो वहाँ पर कोरोमंडल ही उत्तर होगा आपका, ठीक है। आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि चेन्नई तट जो है, चेन्नई, क्योंकि चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु की राजधानी है, तो आप समझ जाएंगे कि वो आपसे उत्तर तो यही चाहना है, लेकिन आपको थोड़े भटकाने का कार्य करेगा। आपसे पूछेगा कि चेन्नई तट को किस नाम से जानते हैं, तो भी कोरोमंडल तट, ठीक है। तो आपको 4-5 प्रश्नों के बारे में मैंने बता दिया। गोवा से दमन तक के क्षेत्र को किस तट के नाम से जानते हैं? जो गोवा है, गोवा पड़ता है पश्चिमी घाट पे पड़ता है गोवा। गोवा से दमन तक का जो क्षेत्र है उसे किस तट के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात तो पता ही है आपको, सबसे पश्चिमी राज्य के बारे में गुजरात को ही जाना जाता है। तो गुजरात से दमन तक का जो तट है उसे काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं, काठियावाड़ तट। काठियावाड़ जहाँ गांधी जी का जन्म स्थल है, तो गांधी जी का जन्म काठियावाड़ में ही हुआ था। और गुजरात से दमन तक का जो क्षेत्र है उसे हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। हालांकि जो तट वाली वीडियो है मैं एक अपलोड भी कर चुका हूँ। यदि आप भारत के भूगोल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर तट वाली भी वीडियो है, और झील वाली वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, और जो भी महत्वपूर्ण वीडियो थी मैंने अभी अपलोड भी कर दी, और कुछ वीडियो अभी बाकी भी हैं, तो उनको हम बारी बारी से आगे पढ़ते भी रहेंगे। दमन से कर्नाटक तक का जो दमन है, दमन एवं दीव, दमन से कर्नाटक तक का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो दमन से कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है उसे हम केनरा या कनाडा तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, मैं थोड़ा बदल देता हूँ। दमन नहीं है, यहाँ पे होगा गोवा, ठीक है, गोवा होगा। गोवा से कर्नाटक तक का जो तट है उसे हम कहते हैं केनरा तट, क्योंकि दमन से गोवा तक का जो तट हो जाता है उसे कहते हैं कोंकण।
और गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो तट है उसे हम केनरा या कनारा तट के नाम से जानते हैं। तो आपको मैंने सभी प्रश्न में मतलब लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपके कोई भी प्रश्न ना छूटे। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा गया तो 100% आपका प्रश्न जो है यही मतलब बन जाएगा, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तब। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कर्नाटक से केरल तक का तट कहलाता है। जो कर्नाटक है, कर्नाटक से केरल तक का जो तट है उसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और ये मालाबार तट इतना फेमस है कि यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट। आपसे पूछा जाएगा कि जो केरल से कर्नाटक तक का तट, तो भी मालाबार तट। तो मालाबार तट और कोरोमंडल यही दोनों सबसे फेमस तट हैं और इन्हीं के बारे में अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है। तमिलनाडु का तट है उसे क्या कहते हैं। जहाँ पर तमिलनाडु लग जाए या चेन्नई लग जाए या मतलब तमिलनाडु के आसपास की बात हो तो वहाँ पर कोरोमंडल का तट के नाम से ही जानते हैं तमिलनाडु का तट। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का तट क्या कहलाता है। हालांकि मैं आपको अभी पहले बता भी चुका था। तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र किस तट के नाम से जाना जाता है। तो उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम डेल्टाई क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उत्कल का मैदान, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो आपसे जो है कई प्रकार से प्रश्न जब चेंज करता है, तो उड़ीसा में पड़ती है महानदी, और महानदी एक डेल्टा बनाती है। तो महानदी भी डेल्टा बनाती है, कावेरी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, और इसी प्रकार से गंगा में ब्रह्मपुत्र भी बनाती है। तो इन नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें हम डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो जो भी नदियाँ पूर्व में अपना जल गिराती हैं वो सभी डेल्टा ही बनाती हैं। इसलिए उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र है महानदी पड़ती है, तो इसे डेल्टाई क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और उत्कल का मैदान, जो कि जैसे जो पूर्वी तट है उसके आसपास का जैसे 30 किलोमीटर का मैदान है उसे हम उत्कल के मैदान के नाम से जानते हैं। और जैसे महानदी पड़ती है, महानदी और कावेरी नदी, और जैसे महानदी और कृष्णा नदी। ठीक है, जैसे यहाँ पर पड़ती है महानदी और इधर पड़ती है कृष्णा नदी। तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पड़ती है महानदी और एक कृष्णा नदी, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है इसे उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। और ये उड़ीसा के आसपास के ही क्षेत्र हैं, तो इसीलिए जो है इन तीनों को ही मतलब आपको प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, हालांकि हम बात भी कर चुके थे। तो भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला की बात करें तो अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, जो कि पड़ता है, सियाचिन है काराकोरम श्रेणी, जो कि लद्दाख में पड़ती है। ठीक है, तो लद्दाख केंद्रीय प्रदेश में पड़ती है, और सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है काराकोरम श्रेणी में, जो कि ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच हैं। तो पहाड़ियों की बात हो रही है, नर्मदा और ताप्ती। ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत पहाड़ियाँ पड़ती हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं, और यहाँ से पूछा जाता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाता है धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर। भारत के 4 क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य। तो मैंने सोचा ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपको पता भी होना चाहिए। तो भारत के 4 क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, इनको समझ लेते हैं। बात करें तो भारत के 4 क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा है राजस्थान। ठीक है, हालांकि मैंने शायद पहले बताया भी था। तो राजस्थान, दूसरे पर आ जाता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 सबसे बड़े क्षेत्रफल में राज्य, और एक क्रम से ही है। दूसरा एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं, गोवा को। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के 3 जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य। आपको 3 जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य पता होने चाहिए। यदि जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। उत्तर प्रदेश लगभग 19 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आ जाता है बिहार। तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, और तीसरे पर बिहार, और चौथे पर यदि बात करें तो सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या के रूप में
एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है, तो वो है सिक्किम। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश किस राज्यों की सीमा पर है? तो दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव अब वर्तमान में एक ही राज्य है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। और 26 जनवरी एक डेट है, 26 जनवरी 2020, ठीक है। तो 26 जनवरी 2020 को पहले दादरा एवं नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन एवं दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का मर्ज कर दिया गया और वर्तमान में ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। तो और इन दोनों की राजधानी जो है वो दमन को बनाया गया है। तो दमन इनकी दोनों मतलब वर्तमान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो और इनकी राजधानी दमन को बनाया गया है और इनका मर्ज किया गया था 26 जनवरी 2020 को। तो प्रश्न को समझते हैं, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश किस राज्यों की सीमा पर है? तो ये गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर है, ये है, ठीक है। तो ये प्रश्न है वो समझते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है उसको समझ लेते हैं अपन। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव की राजधानी क्या है? तो दमन, दमन जो है इनकी राजधानी है। नेक्स्ट हमारा, पुदुचेरी के 4 जिले कौन से हैं? तो पुदुचेरी की यदि बात करें तो इसके 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, और जो इसीलिए जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि 4 जिले हैं और 3 राज्यों में। एक है एनम, एनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों पड़ते हैं तमिलनाडु में, और माहे जो कि पड़ता है केरल में। तो एनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं और माहे केरल में। तो ये 4 जिले 3 राज्यों में पड़ते हैं, इसीलिए ये हो जाता है महत्वपूर्ण, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वो प्रश्न को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा किन 3 देशों से स्पर्श होती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो 3 देशों से स्पर्श होती है, और सिक्किम की भी 3 देशों से स्पर्श होती है, अरुणाचल प्रदेश की भी 3 देशों से स्पर्श होती है। मैं आपको तीनों को मैंने इसीलिए लिया है कि आपको पता होना चाहिए कि जो है जो भी डीपली प्रश्न है वो भी पता होना चाहिए। यदि आप भारत का जो मैप है अगर आप उसको देखेंगे तो आपके तीनों प्रश्न जो है चुटकी में आपको समझ में आ जाएंगे कि ये प्रश्न क्यों बनेगा, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है शायद एग्जाम में पूछे भी जाएँ तो आपको पता होना चाहिए। तो हम अपने प्रश्न को समझते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा किन 3 देशों से स्पर्श होती है? 3 देश कौन से? सबसे पहला देश है नेपाल, नेपाल से भी पश्चिम बंगाल लगता है, भूटान से भी लगती है और बांग्लादेश। तो 3 देशों से सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट प्रश्न है सिक्किम। अब सिक्किम की 3 देशों से लगती है? तो सिक्किम की सबसे पहले तो लगती है चाइना से, ठीक है, चाइना से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है और भूटान, इन 3 देशों से लगती है सिक्किम की सीमा। अब बचा अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी 3 देशों से सीमा किन से लगती है? एक भूटान, अरुणाचल प्रदेश, जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इधर से लगता है भूटान, इधर से लगता है चाइना और इधर से लगता है म्यांमार। तो इस प्रकार से 3 देशों से लगता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग या पयाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदान कहलाते हैं। उत्तराखंड में जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें हम बुग्याल के नाम से जानते हैं, ठीक है, बुग्याल। नेक्स्ट है हमारा कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय तो आप जानते ही होंगे कि कुमायूं हिमालय जो है वो इधर से आती है सतलज नदी और इधर से आती है काली नदी। सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो हम पहले भी जब हमने उस समय पढ़ा था तो उसमें भी हमने बताया था कि नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1817 मीटर, और ये जो कुमायूं हिमालय है ये 320 किलोमीटर फैला हुआ क्षेत्र, मतलब 320 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ कुमायूं हिमालय है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नदियों के विभाजन के आधार पर सबसे विस्तृत हिमालय। नदियों के विभाजन जैसे अभी हमने बात की थी कि कुमायूं हिमालय जो सतलज नदी और काली नदी के बीच का हिमालय क्षेत्र है उसे नदियों
नदियों के आधार पर ही विभाजित किया गया है। तो नदियों के विभाजन के आधार पर सबसे विस्तृत हिमालय अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए तो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय, और ये 800 किलोमीटर लंबा फैला हुआ क्षेत्रफल में है। ठीक है, तो 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो नेपाल हिमालय सबसे विस्तृत हिमालय है। ठीक है, और कितना है तो 800 किलोमीटर। और नेपाल हिमालय जो है इसी में सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, धौलगिरी, इस प्रकार से जो भी हैं वो सभी पाई जाती हैं इसी हिमालय में। भारत का रूर कहते हैं, जो भारत का रूर है वो किसे कहते हैं तो छोटा नागपुर का पठार है, इसी को कहता है भारत का रूर। ठीक है, भारत का रूर किसे कहते हैं तो छोटा नागपुर के पठार को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो बैरन जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बैरन, और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि दूसरा दो पाए जाते हैं, एक है नारकोंडम। तो जो नारकोंडम है ये भी एक ज्वालामुखी है, लेकिन ये सुषुप्त है, सुषुप्त, और हालांकि ये दोनों पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही। तो भारत का एकमात्र सक्रिय पूछा जाए ज्वालामुखी तो हो जाता है बैरन, और नारकोंडम तो भी ये भी अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है, और ये है सुषुप्त। नेक्स्ट हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है। तो इन दोनों को मिलाकर यदि हम बात करें तो 247 द्वीप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में स्थित हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं तो 204 द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में। और यहीं पर पूछा जाए कि अरब सागर में कितने हैं तो अरब सागर में केवल 43 द्वीप हैं। तो बंगाल की खाड़ी में 247 में से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में ही है, और अरब सागर में केवल 43 द्वीप हैं। अब नेक्स्ट आप समझते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सैंडल पीक। सैंडल पीक की यदि बात करें तो ये 738 मीटर इसकी ऊंचाई है, 738 मीटर, और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है तो पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट पर हमारा लक्षद्वीप की राजधानी है तो कवरत्ती। तो हम पहले भी मैंने आपको बताया था, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। और नेक्स्ट प्रश्नों को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो जब भारत का हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो 8 केंद्रशासित प्रदेश और 28 राज्य हमारे भारत में पाए जाते हैं। और यदि आगे हम बात करें चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है तो चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में है। तो चूलिया जलप्रपात, ये जलप्रपात जो है पूछे जाते हैं तो हमें पता भी होना चाहिए। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में पड़ता है, और ये 90 मीटर जो है गहराई, इसकी गहराई जो है 90 मीटर है। और दूसरा है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात की यदि बात करें तो ये जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और नर्मदा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में है, और ये 15 मीटर, केवल 15 मीटर ही गहरा है। और नेक्स्ट है हमारा गोकक जलप्रपात। जो गोकक जलप्रपात है यदि हम इसकी बात करें तो गोकक जलप्रपात जो है वो बना है गोकक नदी पर, और एक कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है और 54 मीटर गहराई है इसकी। नेक्स्ट है हमारा एन्ना। एन्ना जलप्रपात यदि हम इसकी बात करें तो ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाबलेश्वर से पता ही आपको कृष्णा नदी निकलती है। तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में ये स्थित है। और इसकी यदि बात करें तो जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर एक नदी भी है, तो इसी नदी से निकलता है एन्ना जलप्रपात, और 180 मीटर इसकी गहराई है, तो इसकी गहराई काफ़ी है। तो आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यदि हमसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए तो वहाँ पर होगा उत्तर काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश है, और इसकी ऊंचाई 5624 मीटर इसकी ऊंचाई है। महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच का तट कहलाता है। जो महानदी है, ठीक है, जो कि महानदी पर सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, जिसे कहते हैं हीराकुंड बांध, और ये उड़ीसा में है। कृष्णा नदी और, ठीक है, तो कृष्णा नदी और महानदियों के बीच का तट है उसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था। और कृष्णा नदी एवं कावेरी नदियों के बीच का तट कहलाता है। जो कृष्णा नदी है और कावेरी नदी है, तो कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच के तट को कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार स्थित है। जो छोटा नागपुर का पठार है ये कहाँ स्थित है? तो सबसे पहली बात तो ये झारखंड में स्थित है। और मैं आपको एक फिगर से समझाना चाहता हूँ, जिससे कि अगर आप फिगर से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये दामोदर नदी जो है, ये दामोदर नदी की यदि बात करें तो दामोदर नदी ये निकलती है, ठीक है। और ये है पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार। जब ये नदी निकलती है तो, और ये हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी, तो इसके ऊपर जब ये निकलती, पूरा का ऊपर छोटा नागपुर का पठार है। और ऊपर का जो भाग है, जब ये, क्योंकि जब ये निकलती तो दो भागों में विभाजित कर देती है छोटा नागपुर के पठार को, ठीक है। तो उत्तर का जो भाग हो जाता है इसे हम कहते हैं हजारीबाग एवं कोडरमा का पठार, उत्तर का भाग। और जो दक्षिण का हो जाता है, मतलब इसके बाएं तरफ का, इसके दाएं तरफ का, ठीक है। जब ये इधर से बहती है तो इधर का हो गया बायां, ऊपर का हो गया दायां, और नीचे का हो गया बायां, सॉरी ऊपर का हो गया बायां और नीचे का हो गया दायां। तो इसके जो ऊपर का भाग है वो हो जाता है हजारीबाग एवं कोडरमा का पठार, और जो नीचे का हो जाता है इसे हम कहते हैं रांची का पठार। तो इसीलिए दामोदर नदी, हालांकि इसको संपूर्ण रूप से छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न के रूप में समझते हैं, भारत का सबसे खनिज संपन्न अगर पठार नाम से पूछा जाए तो भी यहाँ का उत्तर छोटा नागपुर का पठार ही होगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा पेरियार नदी बहती है। पेरियार नदी की यदि बात करें तो ये केरल में बहने वाली नदी है, केरल में बहती है। और पेरियार बांध भी है, पेरियार झील भी है, तीनों के तीनों जो हैं वो केरल में ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरियार नदी कहाँ बहती है तो केरल में। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरियार झील कहाँ है तो भी केरल में। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरियार झील, पेरियार बांध कहाँ है तो भी जो है वो केरल में ही है। और आपसे पूछा जाए कि पेरियार जो नेशनल पार्क है वो कहाँ, तो वो भी केरल में। तो पेरियार के नाम से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं केरल में। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। अगर आपसे उत्तराखंड की सबसे गहरी झील पूछा जाए तो नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल 40 मीटर जो है इसकी गहराई है, और 40 मीटर गहरी ये झील है। नेक्स्ट हमारा, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लंबे समय तक के मौसम को की स्थिति को कहते हैं, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो किसी कोई क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर सबसे बहुत लंबे समय तक मौसम की जो स्थिति बनी रहती है उसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं, जलवायु। तो जलवायु के नाम से इसे जाना जाता है। और मौसम जो होता है वो एक कुछ समय की स्थिति को मौसम कहते हैं। जैसे अगर अभी गर्मी है, ठीक है, और 10 मिनट बाद सर्दी हो जाए तो ये जो 5-10 मिनट में चेंजिंग हो रही है इसे हम मौसम के नाम से जानते हैं। और जो जलवायु होती है वो एक लंबे समय के अनुमान के बाद ही जलवायु को जो है माना जाता है कि यहाँ की जलवायु ऐसी है। और जैसे उदाहरण के तौर पे समझें तो हिमाचल प्रदेश है या जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पर जो है बहुत ही मतलब बर्फ़ गिरती रहती है। तो वहाँ का जो जलवायु इसलिए उसे कहा जाता है शीत, वहाँ पर शीत कटिबंधीय अगर बात करें तो मतलब शीत जलवायु है वहाँ की। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है, और वो एक साल की बात नहीं, वो मतलब हर सीज़न में वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो इसीलिए वहाँ की जलवायु ही वैसी है। और यदि बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है, और वहाँ पर हमेशा गर्मी होती रहती है। तो एक समय की बात थोड़ी, वहाँ पर एक लंबे समय के बाद जो है वहाँ की जलवायु को मतलब भापा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु कैसी है? तो हमारे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगर आपसे भारत की जलवायु पूछी जाए कभी भी तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी हमारे भारत की जलवायु है। मानसून शब्द कहाँ से लिया गया? तो मानसून मौसम शब्द से लिया गया, और मौसम शब्द ये कहाँ का? तो अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो सबसे पहली बात, हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है, और ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, और ये 74 मीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट हमारा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है वो है मासेनराम। मासेनराम है, और ये मेघालय में पड़ता है। और मासेनराम जो कि खासी पहाड़ियों पर पड़ने वाला स्थान है, और यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त की जाती है, और कितनी? तो 1141 सेंटीमीटर। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, वहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पश्चिमी घाट पड़ता है, पश्चिमी घाट,
तो पश्चिमी घाट में केरल भी पड़ता है। तो पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो इसलिए वहाँ पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जो यदि बात करें तो पूर्वी हिमालय में पड़ता है मेघालय पड़ जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम। यहाँ पर जितने भी जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं वहाँ पर बहुत ही अधिक वर्षा होती है। लेकिन सबसे अधिक बात की जाए तो माचेरान मेघालय में होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उसको समझ लेते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। हमारे भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और ये अरब सागर से जो अरब सागर की यदि बात करें तो अरब सागर से हमें 65% जो है वर्षा प्राप्त होती है। और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है उससे हमें 35% वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन आपसे अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है तो कौन से मानसून से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। आपको प्रश्न में दिया होगा कि उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर मानसून से, दक्षिण मानसून से, लेकिन आपका उत्तर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जब पश्चिमी घाट जैसे केरल है और महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इस भी पश्चिमी घाट पर ही है, तो पश्चिमी घाट पर अधिक बारिश होती है तो तमिलनाडु में बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। ऐसा क्यों होता है? जब पश्चिमी घाट पर बहुत ही अधिक बारिश होती है तो तमिलनाडु पर बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो तमिलनाडु है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण ही ऐसा होता है। तो क्योंकि वृष्टि छाया जो जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तो उनकी मतलब देखा जाए तो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण ही तमिलनाडु में बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। और तमिलनाडु में बारिश कब होती है? जब उत्तर पूर्वी मानसून लौट के आता है। उत्तर पूर्वी मानसून जब लौट के आता है तो अरब सागर जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से नमी प्राप्त करके तमिलनाडु में बहुत ही अधिक बारिश होती है। और कौन से महीनों में? तो होती है अक्टूबर नवंबर के महीनों में। ठीक है। उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? हमारे जो उत्तर भारत के मैदानों में शीत ऋतु अर्थात सर्द में वर्षा क्यों होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ एक क्या है? एक यदि हम बात करें भूमध्य सागर में एक चक्रवात उठता है और चक्रवात को ही वहाँ जो चक्रवात होता है वो हमारे यहाँ मतलब चला आता है। तो हमारे यहाँ जब चला आता है तो इसी को हमारे भारत में जो है पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं और इसे जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उठता कहाँ है? तो ये भूमध्य सागर से हमारे भारत की तरफ आता है और इसी के कारण हमारे भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर भारत के जो भी मैदानी राज्य हैं वहाँ पर तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है। क्यों, मतलब कैसे क्या होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है यही जब लौट के आता है, जब पहले दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है पूरे भारत में फैल जाता है और इसके माध्यम से जो है पूरे भारत में बारिश होती है। और जब ये मानसून जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है इसके बाद ये लौट आता है। जब लौट के आता है तो ये यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी से जब ये मानसून नमी मतलब ग्रहण करता है उसके बाद ये जो है तमिलनाडु के तट पर बहुत ही अधिक बारिश करता है। लौटते हुए मानसून के कारण मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है। और जाड़े के महीनों में यदि हम बात करें तो जाड़े के महीनों में जनवरी फरवरी में भी इसी कारण ही बारिश होती है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है उसको हम लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो है हमारा मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो मिट्टी होती है सॉइल, ठीक है, सॉइल जो होती है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत की मिट्टियों में कमी पाई जाती है। हमारे भारत की जो मिट्टियाँ उनमें 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। सबसे पहली चीज़ कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, दूसरी चीज़ फास्फोरस की, तीसरी ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इन तीनों की ही हमारे भारत की मिट्टियों में कमी पाई जाती है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है इसे हम कहते हैं ICAR, शॉर्टकट में ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 8 प्रकारों में। 8 प्रकार से हमारे भारत में जो है मिट्टी को विभाजित किया गया है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है?
तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, और ये कितनी पाई जाती है, तो 24%। टोटल 100% में से जो है जलोढ़ मिट्टी जो है 24% पाई जाती है, बाकी अन्य मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे लिखा हुआ है प्रश्न कि जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो 3 प्रकार की होती है, और इसे तराई, भांगर, खादर इस प्रकार से जानते हैं। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा डीपली कि जो भी बातें हैं, एक होता है भावर, एक होता है तराई, एक होता है खादर, एक होता है भांगर। इन दोनों को भी समझेंगे और इसको भी समझते हैं। जैसे यदि हम बात करें जो हिमालय है, हिमालय से ही समझना पड़ेगा। जो हिमालय है, यदि हम इसकी बात करें तो हिमालय को जो है आयु के आधार पर, आयु मैं लिख देता हूँ, आयु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से जो पर्वत श्रृंखला है, पहले सबसे पहली पड़ती है महान हिमालय, जिसे हम बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरी पड़ती है जिसे कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य, या फिर इसे लघु भी कहते हैं, लघु हिमालय, ठीक है। तीसरी पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसे कहते हैं शिवालिक, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। अब आप समझ चुके होंगे, अब यहाँ से ही हम समझेंगे। सबसे जो आयु के आधार पर यदि बांटते हैं हिमालय को, तो सबसे पहले पड़ता है महान हिमालय, सबसे पुराना महान हिमालय। इसके बाद उससे कम पुराना मध्य या लघु हिमालय। इसके बाद सबसे नवीनतम जो है वो शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के लेकर 10 से 30 किलोमीटर का जो इसके नीचे का क्षेत्र होता है, ऐसे, ठीक है, जैसे शिवालिक हिमालय। इसके बाद जब इसकी तलहटी में जब नीचे का जो क्षेत्र होता है, और लगभग 10 से 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, इसमें इसे कहते हैं भावर के नाम से, भावर कहते हैं। और यहाँ पर खेती जो है वो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो शिवालिक हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं, वो बड़े बड़े पत्थर होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़े पत्थर पाए जाते हैं, और पत्थर बड़े बड़े पाए जाने के कारण नदियाँ जो हैं वो हो जाती हैं विलुप्त, अर्थात इनके नीचे से निकलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब बड़े पत्थर पाए जाते हैं तो यहाँ पर जो है कृषि की ही नहीं जा सकती। और इसके बाद क्या होता है, जब 10 से 30 किलोमीटर का मैदान होता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, बहुत ही नन्हे नन्हे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पाए जाते हैं। और यदि हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद का जो क्षेत्रफल होता है 30 किलोमीटर के बाद का, उसे कहते हैं तराई क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद का क्षेत्र होता है इसे कहते हैं तराई, और इसे कहते हैं भावर। जो शिवालिक हिमालय के लगभग 10 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, और यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, इसे हम भावर के नाम से जानते हैं। और जो 10 से 30 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है कृषि की जा सकती है, तो इसीलिए इसे कहते हैं तराई। मतलब पत्थर जो है बहुत ही, मतलब यहाँ पर कृषि की जा सकती है, इस प्रकार से छोटे छोटे पत्थर होते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो ये तो हो गए तराई और भावर समझ लिया हमने। अब एक खादर क्या है, भांगर क्या है, इनको समझ लेते हैं। जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ बहती हुई चली आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर फिगर से जब समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। जब नदी कोई आ रही है, ठीक है, और ये मतलब बह रही है, इसके बाद क्या होता है कि जब नदियाँ बाढ़ लेकर आती हैं तो अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेती हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्रफल इन्होंने बढ़ाया था, जैसे इन्होंने ये कर दी बाढ़, तो बाढ़ वाला जो क्षेत्र होता है, बाद में बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, और यहाँ पर आ जाती है नई मिट्टी, नई मिट्टी आ जाती है, क्योंकि ये पानी के अंदर चली जाती है, और बाद में जब बाढ़ वापस हो जाती है तो वहाँ पर नई मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी तैयार हो जाती है। तो इस नई मिट्टी को ही कहा जाता है खादर, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, जब नदियाँ यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था, तो तराई में जब नदियाँ निकलती हैं, तो नदियाँ जब आती हैं बाढ़ लेकर, तो यहाँ पर जितनी भी मिट्टी कवर करती हैं, और बाद में यहाँ पर नई मिट्टी आ जाती है, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो उसके बाद जब बाढ़ वापस होती है तो यहाँ पर नई मिट्टी मतलब आ जाती है, और इसी नई मिट्टी को कहा जाता है खादर, खादर के नाम से जानते हैं। और यहीं से समझते हैं, जिस क्षेत्रफल में, जैसे यहाँ तक तो बाढ़ आई थी, इसके बाद जो क्षेत्रफल होता है इसमें बाढ़ नहीं आती है, यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, और इधर भी बाढ़ नहीं है। जो बाढ़ जिस पे नहीं आती है उसे हम कहते हैं मतलब बांगर, ठीक है। तो ये थी खादर और बांगर। जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है, अर्थात नई मिट्टी को कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो जलोढ़ ही मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। और तराई भावर क्या था वो भी हमने समझ लिया। तो अब हम समझते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काली मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है।
जो यदि काली मिट्टी की हम बात करें तो ये हमारे भारत के क्षेत्र में पाई जाती है 15%। 15% पाई जाती है हमारे भारत में काली मिट्टी। नेक्स्ट हमारा काली मिट्टी के अन्य नाम क्या हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं रेगुर मिट्टी, और कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास, ये जो काली मिट्टी है इसमें कपास की खेती बहुत ही अच्छी की जा सकती है। और इसे ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और लाल मिट्टी के नाम से, क्योंकि कहा जाता है कि काली मिट्टी जो है इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण हुआ था, और लावा, क्योंकि ज्वालामुखी में लावा का ही उद्गार होता है तो इसीलिए इसे ज्वालामुखी मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कपास के लिए प्रमुख मिट्टी है तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अच्छे रूप से की जाती है। नेक्स्ट हमारा जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण क्षमता की यदि हम बात करें तो सबसे अधिक जो है वो काली मिट्टी में ही होती है, और ये अपने अंदर नमी बनाए रखती है, जिसके कारण बहुत ही अधिक दिनों तक ये मिट्टी जो है इसमें मतलब पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक प्रश्न बनता है कि सबसे कम सिंचाई मतलब किसमें की जाती है? तो काली मिट्टी में, क्योंकि इसमें नमी बनी रहती है। लाल मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो होती है ये पाई जाती है भारत के लगभग 18.5% से थोड़ा अधिक, तो 18.6% पर पाई जाती है भारत में लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी जो होती है यदि हम इसमें पानी डाल देते हैं तो ये बन जाती है पीली मिट्टी, तो इसे लाल और पीली मिट्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। मोटे अनाज दलहन तिलहन की कृषि किस मिट्टी में होती है? तो ये लाल मिट्टी में मोटे अनाज भी किए जाते हैं, और इसके साथ साथ लेटराइट मिट्टी जो होती है उसमें भी जो है मोटे अनाज और दलहन तिलहन जो दालें होती हैं उनको किया जाता है। चाय की कृषि के लिए उत्तम मिट्टी है। जो चाय के लिए जो भी कृषि मतलब चाय की कृषि होती है, और वहाँ पर जो है लेटराइट मिट्टी जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। और लेटराइट मिट्टी की यदि बात करें तो इस उसी क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन्हीं क्षेत्रों में ये चाय की खेती लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो वन अनुसंधान संस्थान है ये देहरादून में स्थित है, और ये उत्तराखंड, देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है, तो यहीं स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की यदि बात करें तो ये भोपाल में स्थित है, और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जहाँ पर प्रबंधन की बात हो तो भोपाल, और जहाँ पर अनुसंधान संस्थान हो तो वो हो जाता है देहरादून। और एक और है जिसकी बात करें, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की यदि बात करें तो वो भी देहरादून में ही है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कहाँ पाया जाए तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में वन पाए जाने वाला राज्य कौन सा है? तो यदि सबसे ज़्यादा प्रतिशत की बात की जाए तो मिजोरम में। मिजोरम में लगभग 84.53% पाए जाते हैं मिजोरम में। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न समझते हैं इसको। भारत में सबसे कम वन आवरण पाए जाने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। गोवा में सबसे कम वन पाए जाते हैं, लगभग 2229 किलोमीटर स्क्वायर में। भारत के 3 सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य हैं, इनको हम समझ लेते हैं। मिजोरम जो है इसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं, और इसमें 84.33% जो है मिजोरम में लगभग पाया जाता है। और नेक्स्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं लगभग 79.33%। तो इसमें लगभग, हालांकि इधर 53, तो लगभग यहाँ पर आप कर लीजिए लगभग 84.53, 84.5% लगभग पाया जाता है इसके कुल टोटल क्षेत्रफल में। 100% में थे 84.33% पाया जाता है, और मतलब 53% पाया जाता है मिजोरम में। और दूसरे नंबर पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, जिसके लगभग 79.33% पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के टोटल एरिया में वन, और मेघालय के लगभग टोटल एरिया में 76% वन पाए जाते हैं। तो आप ये आंकड़े भी याद रखते हैं। और जो राष्ट्रीय वन नीति है ये लगभग 2 सालों में हर साल मतलब
2 सालों में इसका मतलब ये लाई जाती है और इसके माध्यम से किस राज्य ने कितनी उन्नति की है वन के क्षेत्र में, या परसेंटेज में, या एरिया में, या मतलब जो भी मतलब इसके साथ जो भी बातें होती हैं वो इस वन नीति के माध्यम से उजागर की जाती है। और इसके बाद जो है राज्यों को पता लग पाता है कि हमारे राज्य में मतलब वनों की किस प्रकार से उन्नति हो रही है। तो 2019 में आई थी, इसके बाद 2021 में भी आ चुकी है। ठीक है, तो हर साल मतलब 2 वर्षों में ये राष्ट्रीय वन नीति मतलब इसके आंकड़े घोषित किए जाते हैं। भारत में सबसे कम प्रतिशत में वन आवरण वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम प्रतिशत वाले की यदि बात करें तो हरियाणा में सबसे कम पाए जाते हैं, लगभग 3.59%, बहुत ही कम। और इसके बाद इसको हम मतलब इसका कितने स्क्वायर में है तो 1588 किलोमीटर स्क्वायर में जो है ये पाए जाते हैं वन हरियाणा में। और पंजाब में इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है पंजाब, इसमें लगभग 3.65%। और अगर देखा जाए कितने किलोमीटर में तो 1837 किलोमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वन नीति कौन जारी करता है। जो राष्ट्रीय वन नीति की यदि बात करें तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP 2021 भी जारी हो चुकी है। तो राष्ट्रीय वन नीति जो होती है ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है यही जारी करता है और इसी के माध्यम से जारी की जाती है राष्ट्रीय वन नीति। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति 2021 के अनुसार देश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देश का भौगोलिक क्षेत्रफल की यदि बात करें तो पहले तो 2019 की यदि बात करें तो 2019 में हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल में 21.67% जो था क्षेत्रफल में वन थे। लेकिन वर्तमान में जो है इससे थोड़ी सी वृद्धि हुई है, तो 21.71% जो है वर्तमान में हमारे भारत में वन पाए जाते हैं भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वन नीति 2021 में 19 की अपेक्षा वृक्षों के आवरण में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है तो 721 किलोमीटर स्क्वायर जो है हमारे भारत में वृद्धि हुई है। और हर मतलब जो जैसे 2019 में हुई तो इसके मुकाबले 2021 में थोड़ी उन्नति हुई, और 21 में जब हुई है तो 21 के बाद जो 23 में जारी होगी उसमें इससे भी अधिक उन्नति होगी। तो पारिस्थितिकी आतंकवाद किस वृक्ष को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो पारिस्थितिकी आतंकवाद के रूप में जाना जाता है यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस जो कि इसको पारिस्थितिकी आतंकवाद के रूप में जाना जाता है और ये कई बार प्रश्न पूछा भी आ चुका है। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। यदि हम आगे बात करें तो बबूल के वृक्ष से प्राप्त होता है। जो बबूल का वृक्ष होता है इससे गोंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा कत्था से, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कत्था जो है किससे प्राप्त होता है तो खैर वृक्ष से। और कत्था एवं रंगाई के लिए टैनिन, ये जो टैनिन होता है रंगाई के लिए टैनिन प्राप्त होता है, तो खैर वृक्ष से ही ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हमारा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। यदि हम बात करें चिपको आंदोलन की तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे जो चिपको आंदोलन था इसकी यदि हम बात करें तो चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसके प्रणेता थे। और 1974 में ये मतलब चिपको आंदोलन हुआ था और ये वृक्षों लोग जो थे वो वृक्षों से चिपक जाते थे और मतलब जो अंग्रेज थे वो उन्होंने मतलब वन काट देते थे, तो इसके लिए मतलब ये आंदोलन हुआ था। और वहाँ के चमोली जिला है उत्तराखंड में, वहाँ के लोगों ने ये आंदोलन किया था। तो ये उत्तराखंड में स्थित है और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति जो थी 1988 में ये बनाई गई थी। इसी के माध्यम से जो है वनों को उन्नति करने के लिए ये राष्ट्रीय वन नीति हर 2 साल में जारी की जाती है। और टाइगर रिपोर्ट 2018 जो टाइगर रिपोर्ट होती है ये भी जारी की जाती है। हर 4 साल में एक टाइगर रिपोर्ट जारी की जाती है। लेटेस्ट यदि बात करें तो सबसे लेटेस्ट जो है वो 2018 की है और इसी के आंकड़े अभी भी चल रहे हैं। इसके बाद 2022 में जो है 4 साल बाद 2022 हो जाएगा, तो 2022 में अर्थात इसी साल जो है टाइगर रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। और ये अक्टूबर नवंबर लगभग
मतलब साल के अंत में ही लगभग जारी की जाती हैं ये। तो 2018 के अनुसार सर्वाधिक बाघ वाला राज्य, सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। और कितने? तो 526। 526 जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और हमारे भारत में टोटल कितने हैं? तो 2967 टाइगर हैं। 2967 हमारे भारत में टोटल टाइगर हैं। और उनमें से मध्य प्रदेश में है 526, कर्नाटक में है 524 और उत्तराखंड जो कि तीसरे नंबर पर आता है इसमें है 442। तो ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आगे आगे यदि हम बात करें तो आगे जो प्रश्न है उसको समझते हैं। सबसे अधिक टाइगर वाला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए तो वह है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट की यदि बात करें तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। और जिम कॉर्बेट को पहले हैली के नाम से जाना जाता था। जिम कॉर्बेट जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको कई टाइटल प्राप्त हैं और ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। और इसी में ही जिम कॉर्बेट में ही सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो पीलीभीत जिला में ही स्थित है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को एक अवार्ड भी मिला था जो कि T×2 अर्थात टी मतलब टाइगर, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और 2 मतलब दोगुना करने वाला राज्य, दोगुना करने वाला जो है मतलब टाइगर रिजर्व। तो ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने मतलब टाइगर डबल कर दिए हैं? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर अब डबल हो गए, इसीलिए इसे T×2 का अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट हमारा नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये 3 राज्यों में पड़ता है। एक है कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा केरल। इन तीनों में ही पड़ता है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा मुकुरदरा हिल्स जो है, मुकुरदरा हिल्स या पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है रातापानी टाइगर रिजर्व स्थित है। रातापानी की यदि बात करें तो ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है रातापानी टाइगर रिजर्व। और ये तो दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर एग्जाम्स में जो है इनके बारे में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। तो फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है और अपनी जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। शांत घाटी साइलेंट वैली, जिसे शांत घाटी भी कहते हैं, तो ये केरल में स्थित है, केरल। और ये जैव विविधता के लिए तो बहुत ही फेमस है। यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, अर्थात केरल में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें आगे, तो आगे जब हम बात करते हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये बुक्सा की यदि बात करें तो यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ये टाइगर रिजर्व है, इसे बुक्सा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डंपा। डंपा और बुक्सा ये दोनों एक जैसे ही टाइगर रिजर्व हैं। इनकी एक खास बात है कि यहाँ दोनों में ही टाइगर नहीं पाए जाते, तो ना बुक्सा में पाए जाते हैं और ना डंपा में। तो बुक्सा और डंपा में दोनों में ही टाइगर नहीं पाए जाते हैं और इसके लिए सरकार जो है वो कार्य कर रही है। तो डंपा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। नेक्स्ट है हमारा केबुल लामजाओ स्थित है। ये केबुल लामजाओ जो एक राष्ट्रीय पार्क है, ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील जो है लोकटक झील पर स्थित है और भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो कंचनजंगा की यदि हम बात करें तो कंचनजंगा जो है ये पहली बात तो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और ये सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा जो कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसकी ऊंचाई है 8540 मीटर। नामदफा एवं दियांग, नामदफा और दियांग ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा नोकरेक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नोकरेक की यदि हम बात करें तो ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है नोकरेक राष्ट्रीय पार्क। और राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजा जी और नंदा देवी ये दोनों के दोनों उत्तराखंड में ही स्थित है। राजा जी नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप तो देंगे उत्तराखंड, और नंदा देवी तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो आप उस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उसको समझ लेते हैं कि सुंदरवन स्थित है। सुंदरवन की यदि बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और सुंदरवन जो है ये पाया जाता है 2/3 पाया जाता है, मतलब 2/3 पाया जाता है बांग्लादेश में और 1/3 हमारे भारत में पाया जाता है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। जो पंचमढ़ी है ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में।
तो ये एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है और बहुत ही खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध भी है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी जयमंडल आरक्षित स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। क्योंकि आप गैस भी कर सकते हैं, मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका और हमारे भारत में के बीच में पाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य है, तो श्रीलंका एवं तमिलनाडु के बीच में पाई जाती है। तो अगर हमारे भारत की बात हो रही तो आप गैस कर सकते हैं कि ये तमिलनाडु ही होगा। अचानकमार कहाँ स्थित है और अमरकंटक, जो अचानकमार है ये तो है स्थित छत्तीसगढ़ में, और अमरकंटक तो ये है मध्य प्रदेश में। तो अचानकमार जो है छत्तीसगढ़ में ये मतलब राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी जाना जाता है, और अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और अमरकंटक की यदि हम बात करें तो यहाँ से दो नदियों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि सोन नदी निकलती है और नर्मदा नदी यहाँ से ही निकलती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको समझ लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, और हैली नेशनल पार्क, और इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। और ये 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे ज़्यादा भारत में टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो जिम कॉर्बेट में ही पाए जाते हैं। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो मानस जो है वो असम में स्थित है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य में स्थित हैं, तो 9 हैं सबसे अधिक, और मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा है हिमेश। हिमेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये लेह जिला लेह पड़ता है उसी में स्थित है। और इसकी बात करें, जब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो इसका स्क्वायर भी पता होना चाहिए। 3550 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। कितना, 3550 किलोमीटर स्क्वायर में, और ये लेह जिला में स्थित है। और लद्दाख जो कि वर्तमान में एक यूटी है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यदि हम बात करें तो शीतकाल में साइबेरियाई सारस आपने सुनाई होगा इनके बारे में। तो ये शीतकाल अर्थात सर्दी में किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, तो केवलादेव जो कि घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में है, और यहीं ये साइबेरियाई सारस यहाँ आते हैं और शीत ऋतु में रहते हैं यहीं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इंद्रावती जो यदि हम बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हमारा दाची ग्राम आपसे पूछा जाए, और किश्तवाड़, तो दाची ग्राम और किश्तवाड़ ये दोनों ही एक जगह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारा सलीम अली। यदि हम सलीम अली की हम बात करें तो सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट ये भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। माउंट हैरियट की यदि बात करें तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट हमारा ओरांग नेशनल पार्क स्थित है। यदि हम ओरांग की हम बात करें तो ओरांग जो है वो असम में स्थित है, असम में, ठीक है। तो ओरांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट है गर्म पानी। अभी गर्म पानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भी असम में स्थित है। तो असम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और नेशनल पार्क भी है। तो असम के अधिकतर असम से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि असम का जैसे ओरांग है, गर्म पानी है, और भी है, मानस है, तो इस प्रकार से असम से पूछे भी जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा की यदि हम बात करें तो ये चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांदीपुर की हम बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक में भी कई स्थित हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नागरहोल जो है वो कर्नाटक में ही स्थित है। बांदीपुर भी, नागरहोल भी, इन तीनों को एक साथ ही याद कर सकते हैं, बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा। तो बन्नेरघट्टा जो है ये भी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही है। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा तीनों के तीनों कर्नाटक में।
आगे बढ़ते हैं अब हम। भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर आपसे पूछे जाए तो ये गोवा में स्थित है। गोवा में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यदि गिर की बात करें तो यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं और एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। और कहाँ है तो गुजरात में स्थित है। नल सरोवर अभ्यारण्य स्थित है। नल सरोवर की यदि हम बात करें तो नल सरोवर जो है वो गुजरात में स्थित है और ये पक्षियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कच्छ का रण, अब हम इन तीनों को एक साथ याद करेंगे। गिर, नल सरोवर और कच्छ, तीनों के तीनों गुजरात में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, नल सरोवर गुजरात में, कच्छ का रण गुजरात में, तीनों तो गुजरात में और उनकी विशेषताएं क्या है तो गिर जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध, नल सरोवर जो है वो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध, कच्छ का रण जो है वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध। तीनों के तीनों गुजरात में ही पाए जाते हैं। पापीकोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पापीकोंडा की यदि बात करें तो ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा पलामू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यदि पलामू की हम बात करें तो ये स्थित है झारखंड में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है और बेतला जिला पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा हजारीबाग। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो हजारीबाग पड़ता है झारखंड में। और मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू बताता हूँ कि जैसे छोटा नागपुर का पठार जो है उसका जब दामोदर नदी निकलती है, जैसे ये निकलती है दामोदर नदी और उसके उत्तर का भाग छोटा नागपुर के बीच से निकलती है, उत्तर के भाग को हजारीबाग का पठार भी कहते हैं। तो हजारीबाग का पठार जो कि झारखंड में स्थित है और हजारीबाग का वन्यजीव अभ्यारण्य भी झारखंड में ही है। नेक्स्ट है हमारा मृदुमलाई और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। मृदुमलाई और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है तो दोनों के दोनों तमिलनाडु में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। गौतम बुद्ध यदि बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो 563 BC में हुआ था। ठीक है, तो 563 BC में हुआ था बिहार में, तो इसीलिए और कपिलवस्तु जगह थी, तो कपिलवस्तु कहाँ है तो बिहार में। तो आप इनके जन्म स्थल से भी आप पता कर सकते कि ये कहाँ होगा तो बिहार में स्थित है। और वाल्मीकि नगर और जैसे गौतम बुद्ध जो थे वो भी एक ऋषि मुनि थे और वाल्मीकि जो थे वो भी ऋषि मुनि थे, तो आप उससे भी गैस कर सकते हैं कि ऋषि मुनि अधिकतर जो है बिहार में ही हुए थे। तो वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चनों को समझते हैं आगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा और किसली ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में ही स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं माधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधव माधव, आप इनको दोनों को एक ही प्रकार से गैस कर सकते हैं। बांधवगढ़ और बांधव माधव, तो ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, तो इनको एक साथ याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य की बात करें तो हो जाता है लाख बहोसी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट हमारा नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। जो नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य है ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो उड़ीसा में ये स्थित है। कुनो राष्ट्रीय जो कुनो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है तो कुनो वन्यजीव अभयारण्य के राज्य में ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये शायद पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। यदि हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछा जाए तो नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार, सबसे बड़ा तो हो गया लाख बहोसी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है तो लाख बहोसी। और सबसे पहला कौन सा है तो सबसे पहले में आता है नवाबगंज पक्षी विहार। गोवा का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। गोवा का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है तो है भगवान महावीर, जिसे मोलेम के नाम से भी जानते हैं। भगवान महावीर मोलेम वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट हमारा जुलाई 2020 की बात हो रही है तो में देहिंग पटगाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में बदल दिया गया था। ठीक है, तो देहिंग पटगाई जो कि वन्यजीव अभयारण्य था उसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में बदला गया और ये कहाँ है तो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न
पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पेरियार की यदि हम बात करें तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है एक केरल में स्थित है। मैंने आपको बताया भी था कि पेरियार नदी जो है वो भी केरल में ही है, पेरियार झील वो भी केरल में ही है। और एक थे ईवी रामास्वामी, ठीक है, उनको भी पेरियार के नाम से ही जाना जाता था, तो वो भी केरल के ही थे। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी केरल में ही है। तो कई सारे पेरियार हो गए। तो आप पेरियार अगर आपको वर्ड कहीं मिल जाए तो अगर आपसे प्रश्न कोई पूछा जाए तो आप उत्तर आँख मीच कर ही लगा सकते हैं केरल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो भीतरकनिका की यदि बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। और एक है गहिरमाथा, ठीक है, गहिरमाथा, भीतरकनिका, सतकोसिया, चिल्का, ये सभी पढ़ते हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में। यदि उदयपुर की हम बात करें तो ये उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार में स्थित है, उदयपुर बिहार, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। संजय दुबरी की यदि बात करें तो इस संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और 2008-9 की बात है, इसे टाइगर रिजर्व होते उसमें बदल दिया गया है। तो पहले तो ये था राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में इसको, जब राष्ट्रीय उद्यान था तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और लेकिन अब जो टाइगर रिजर्व के रूप में इसे मतलब बनाया गया तो इस 2008 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो नागरहोल की यदि बात करें तो नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। और पीछे भी शायद हम पढ़ चुके थे नागरहोल के बारे में, तो रिवाइज हो गया हमारा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा के जंगल की बात करें तो ये सभी मध्य प्रदेश में ही हैं, मध्य प्रदेश। एक है टडोबा अंधारी या अंधेरी भी कहते हैं, तो टडोबा अंधारी या अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। और आगे बढ़ लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो हमें केवल 400 प्रश्नों तक ही पढ़ना है, बाकी प्रश्न हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा 397वां प्रश्न, अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान को 2008-9 में टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया था। तो अनामलाई जो टाइगर राष्ट्रीय उद्यान था इसको 2008-9 में टाइगर रिजर्व में जोड़ दिया गया था। पहले राष्ट्रीय उद्यान था, अब ये टाइगर रिजर्व है। तो ये किस राज्य में है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कब टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में जो कान्हा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा कचरी के रूप में भी आपने पढ़ा था, तो उसे टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था। तो 1974 में। पहले राष्ट्रीय उद्यान था, अब यह टाइगर रिजर्व के रूप में इसे बना दिया गया है। तो 1974 में ऐसा किया गया था। 399वां प्रश्न है, मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। जो मानस है टाइगर रिजर्व, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये असम में स्थित है। दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करें तो इसे किस वर्ष टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। तो 1989-90 में किया गया था, ठीक है। 1989-90 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। आपने देखा होगा कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको किस में परिवर्तित किया जा रहा है, टाइगर रिजर्व में। तो टाइगरों के लिए संरक्षण के लिए ये कार्य किए जाते हैं। तो दुधवा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और इसे टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया, तो 1989-90 में। नेक्स्ट है हमारा 400 प्रश्न हो गए, अब हम यहीं तक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी, जैसे 400 तक प्रश्न हमने पढ़ लिए, 401 से लेकर हम 600 तक जो प्रश्न हैं उनको टोटल को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और वो होगी हमारी तीसरी वीडियो। तो ये मैराथन की हमारी तीसरी वीडियो होगी। और इसके माध्यम से आपने देखा होगा कि हमने जो भी प्रश्न पढ़े थे वो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और आपने देखा भी होगा कि हमारे प्रश्नों का लेवल क्या था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे 2018 में जो बाघों की गणना हुई थी तो उसमें कहा था कि 2967 हमारे भारत में बाघ पाए गए थे, और सबसे अधिक उनमें से भी सबसे अधिक पाए गए थे जो है
मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पाए गए थे 526। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आ रहा है तो ये वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।